ताइवान के पास अपने एयरबेस पे अचानक से चाइना ने गतिविधियां बढ़ा दी हैं। क्या ये चैलेंज है ताइवान के लिए? क्या चाइना अब ताइवान पे अटैक करने की तैयारी कर रहा है? मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा। असल में कई एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि जो सिचुएशन बन रही है उसके ऊपर अमेरिका, जो सबसे बड़ी दिक्कत है चाइना के लिए, वो हो रहा है डिस्ट्रैक्ट। चाहे मिडिल ईस्ट की वॉर हो, जहां अमेरिका अपने बेसिस को स्ट्रेंथन करने में लगा हुआ है, अपने अलाई इजराइल की मदद करने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप में यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान यूक्रेन को इक्विपमेंट प्रोवाइड करना और रशिया के खिलाफ अपनी अलाइज को स्ट्रांग बनाने के पीछे लगे हुए अमेरिका का ध्यान अभी भटका हुआ है। क्या इस भटके हुए ध्यान का फायदा उठाकर चाइना ताइवान के ऊपर एक्शन ले सकता है? पब्लिकली और वहां के फोरम्स में ऐसा बोला गया है चाइना में कि 2027 तक हम ताइवान को अपने में मिला लेंगे, लेकिन क्या वो रियलिटी 2024 में हो सकती है? क्या मौके का फायदा उठा के चाइना ये अटैक कर सकता है? आइए जानते हैं कि अभी अमेरिका कहां फंसा हुआ है और क्यों ऐसा कहा जाता है कि ताइवान पे खतरा मंडरा रहा है। और अब तो कई मीडिया चैनल्स ने और ताइवान के आइलैंड के आसपास चाइना लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है और टेंशन चाइना ने सिर्फ ताइवान को नहीं, जापान को भी दी हुई है, क्योंकि उसके आसपास भी खतरा बढ़ रहा है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ताइवान की लोकेशन कहाँ है और ताइवान है क्या। ताइवान एक छोटा सा आइलैंड यहाँ आपको दिख रहा होगा। जब इंडिया से आप ईस्ट की तरफ जाते हो आपको चाइना दिखता है और चाइना के ठीक नीचे छोटा सा आइलैंड ताइवान का है। और ताइवान का असली नाम पता है आपको क्या है? वो है ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है और चाइना अपने आप को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। ये इनके ऑफिशियल नाम है। आखिर ये एक ही नाम क्यों रखते हैं? और क्या ताइवान सही में चाइना का पार्ट है? तो जब एक यूनिफाइड चाइना हुआ करता था तो ताइवान भी चाइना का ही पार्ट था, लेकिन इतिहास के दौरान जब युद्ध लड़े गए, राजा आए, किंगडम्स हुए, तब ताइवान चाइना का पार्ट हुआ करता था। लेकिन जब चाइना को आज़ादी मिली उससे पहले के पीरियड में चाइना में एक बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन हुआ था दो ग्रुप्स के बीच में, कम्युनिस्टों के बीच में और वहां की एक पार्टी KMT के बीच में, कामिनतोंग जिसे कहते हैं। तो चाइना में एक पार्टी हुआ करती थी KMT। जब यूरोपियन पावर्स ने अपना इन्फ्लुएंस यहां पर बढ़ाया हुआ था, जैसे भारत पर अंग्रेज राज करते थे, चाइना भी अलग अलग कंट्रीज के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में था। कभी वो कुछ एरिया उसके फ्रांस के इन्फ्लुएंस में थे, कुछ US, कुछ ब्रिटिश। तो वहां पर जब धीरे धीरे लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी स्ट्रांग होती चली गई और माओ के अंतर्गत खासतौर पे चाइना कम्युनिस्ट पार्टी CCP ने अपने आप को एजर्ट करना शुरू किया। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। वहां पर एक पार्टी थी कॉमिनतोंग, जो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक पार्टी की तरह प्रेजेंट करती थी, एक नॉन कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट पार्टी की तरह अपने आप को भी प्रोजेक्ट कर रही थी। इंडायरेक्टली ऐसा कहा जा सकता है कि KMT वहां डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना चाहती थी। और इस व्यक्ति का नाम, जिसका आपने नाम ना सुना हो तो बता दो, sun yat-sen। ये प्रचलित है कि कैसे वो चाहते थे इस रीजन में डेमोक्रेसी आए और कुछ दिक्कतें थी कमिनतोंग पार्टी में भी, डिक्टेटरशिप वाली या कुछ चीज़ों वाली। लेकिन फिर भी यहाँ एक बड़ी लड़ाई हुई कम्युनिस्टों वर्सेस KMT के बीच में, जहाँ KMT कमिनतोंग पार्टी और जो इनके समर्थक थे वो कम्युनिस्ट पार्टी से हार गए। और हालांकि KMT को और उनके जो समर्थक थे सबको वेस्ट का सपोर्ट मिल रहा था। कम्युनिस्टों ने इनको हरा कर यहाँ से CCP के द्वारा यहाँ से हरा कर इन्हें भगाकर इस आइलैंड तक भेज दिया। और ये सब जब इस आइलैंड पे आ गए तो यहाँ उनको अमेरिका का सपोर्ट मिल गया और उन्होंने कहा कि भाई इस पे हमला करोगे तो हम बीच में कूद जाएंगे। तो चाइना पे लगभग पूरी तरह से जो कम्युनिस्ट पार्टी है CCP, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उसका कब्जा हो गया। और उन्होंने कहा हम चाइना है और उन्होंने बोला हम हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन यहाँ जो KMT के लोग थे जो यहाँ इस आइलैंड पे आ गए थे, इनका कहना था कि ऐसा कई बार हो चुका है कि कोई और गवर्नमेंट या कोई और सरकार या कोई देश आकर किसी देश पर कब्जा कर ले, और अभी वही सिचुएशन है। असल में चाइना के ऊपर कब्जा है कम्युनिस्ट पार्टी का। एक दिन हम उससे कब्जा वापस लेंगे और दोबारा वहां पर असली चाइनीज स्टेट को स्टैब्लिश करेंगे। तो तत्काल के लिए इस नकली चाइना के ऊपर कम्युनिस्टों ने कब्जा कर रखा है, जबकि असली चाइना हम ताइवान है और उसने अपने आप को डिक्लेयर किया रिपब्लिक ऑफ चाइना। और पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वो सब ताइवान को ही असली चाइना मानता था। वो सब कहते थे ताइवान ही चाइना है, ये चाइना नकली है, इसके ऊपर कब्जा करके रखा है CCP ने। जबकि CCP में जो कम्युनिस्ट थे वो चाइना के ही लोग हुआ करते थे, लेकिन वेस्ट ऐसा मानने से इनकार कर रहा था। इसकी वजह ये थी कि देखिए ये चाइना है, चाइना के ऊपर जो कंट्री थी वो थी USSR। ये पूरा का पूरा रीजन USSR का हुआ करता था, सारा का सारा। तो एक कम्युनिस्ट कंट्री इतनी बड़ी USSR की, उसके बाद चाइना भी कम्युनिस्ट बन गई। तो उनको खतरा ये लग रहा था कि कहीं कैपिटलिस्ट तबाह ना हो जाए, हर तरफ चाइनीज ही चाइनीज ना, कम्युनिस्ट ना फैल जाए चाइना में भी और दुनिया भर में। इसीलिए वो ताइवान में सपोर्ट करते थे कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का, KMT का। और वहाँ से ताइवान और चाइना अलग हुए, जो आज तक अलग अलग है। तो चाइना क्लेम करता है ताइवान पे और ताइवान कहता है असली चाइना हमें, हम ही एक दिन इस पूरे चाइना पर अपना कंट्रोल वापस ले लेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है चाइना और ताइवान के बीच में। अब देखिए चाइना से इस युद्ध के दौरान ताइवान में जब KMT की पार्टी और ये सब स्टैब्लिश हुए,
उससे पहले और उसके बाद लगातार यूएसएसआर जो चाइना के ठीक ऊपर है उसकी एक लड़ाई चल रही थी यूएसए के साथ। और इस स्ट्रगल के दौरान अमेरिका ने बहुत सारे बेसेस यहाँ बनाए हुए, चाहे फिलीपींस में, जापान में, कोरिया में, या छोटे मोटे आइलैंड्स हैं, इन सब पे उनके बेस हैं ताकि वो सिक्योर कर सके अपने इस रीजन को। और इसी वजह से ताइवान को यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंट्री की तरह देखा जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि यूएस की सारी जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया है कहाँ, मिडिल ईस्ट में। क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान वर्सेस इजराइल का जो अभी एक खेल शुरू हो चुका है, जहाँ युद्ध की स्थिति बन चुकी है, उस स्थिति में अपनी नेवी, अपनी एयरफोर्स का पूरा पावर अमेरिका मिडल ईस्ट में झोंकना चाहता है। चाहे उनके गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हो, चाहे उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हो, चाहे उनके अटैक स्क्वाड्रन हो, मरीन फाइटर स्क्वाड्रन हो। 3 स्ट्राइक फाइटर स्क्वाड्रन ऑलरेडी मिडल ईस्ट में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ऑलरेडी उनके जो यूएस कैरियर्स हैं, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, और इवन जो उनका बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम है वो भी एक्टिव हो चुका है मिडिल ईस्ट में। उनकी मिलिट्री और एयरफोर्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। C-17, F-32, F-22, F-16 वहाँ पर ऑलरेडी प्लेस किए जा चुके हैं। इसका मतलब अमेरिका का फोकस मिडिल ईस्ट के ऊपर है कि इजराइल को सेफ गार्ड करना। और यहाँ पर यूएस की मिलिट्री फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, चाहे जॉर्डन की बात करें हम, चाहे हम बात करें इराक के आसपास, ओमान में, कई जगह वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो उनकी एयरबेस होने की वजह से उन्हें इस वॉर में किसी भी तरह इजराइल को हारने से रोकना उनका प्रमुख उद्देश्य होगा। तो अगर ये वॉर बढ़ती है, दिक्कतें आती हैं, अगर सऊदी अरेबिया को खतरा होता है तो अमेरिका उसमें भी बीच में कूद सकता है। तो वहाँ पर उसका फोकस है। और इसी बीच में सेम टाइम पर उनकी नेवी सील जो है उसने अपने विशेष ग्रुप्स को, नेवी सील ग्रुप्स को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया है। जो ग्रुप्स ओसामा बिन लादेन को मारने गए थे, वो वाले यूनिट्स भी ट्रेन किए जा रहे हैं ताइवान की सेफ्टी के लिए। क्योंकि अमेरिका को भी दिख रहा है कहीं ना कहीं कि अभी ये सिचुएशन बन सकती है कि चाइना इस बात का फायदा उठा के अटैक ना कर दे। और ये लड़ाई सिर्फ इस वजह से नहीं है कि अमेरिका अचानक से मिडिल ईस्ट में इंडल्ज हो गया है। इसके पीछे वजह यह भी है कि यूएसए सेम टाइम पर रशिया के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में है। रशिया के साथ हो सकता है कि वो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में ना हो, लेकिन यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की जो बात है वहां भी अमेरिका सबसे आगे है। और अमेरिका ने आर्म किया पूरे के पूरे नेटो। और अगर हम देखें तो यूएस ने अभी तक अपने इतिहास में जो पैसे एड में दिए हैं उसमें कोरियन वॉर के बाद, अफगानिस्तान वॉर के बाद अब रशिया यूक्रेन वॉर आ चुकी है। अराउंड $46 बिलियन वो यहाँ स्पेंड कर चुके हैं। यानी वियतनाम के वॉर के बाद जिसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनके सबसे बड़ा खर्चा यहाँ हो रहा है। यानी अफगानिस्तान में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा खर्च वो ऑलरेडी कर चुके हैं यूक्रेन में बिना इन्वॉल्व हुए। तो इसका मतलब है कि लगातार उनका एक्सपेंसेस बढ़ता जा रहा है। और इस सिनेरियो में जबकि मिडिल ईस्ट में वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं और यूक्रेन में भी लगातार उनका फोकस है, तो इंडो पैसिफिक के रीजन में एक स्पेस क्रिएट होता है जिसका फ़ायदा चाइना उठाना चाहता है। असल में ताइवान के आसपास आप देखें तो बहुत सारी यूएस के बेसिस हैं, जापान में, साउथ कोरिया में, गुआम में, फिलीपींस में, थाईलैंड में, डीगो ग्रेशिया। ये आइलैंड खासतौर पे अभी इंश्योर हो गया है कि पहले क्या ये यूके का ही पार्ट था, यूके ने इसको यूएसए को सौंपा था। डीगो ग्रेशिया और चेगोस आइलैंड, ये 2 आइलैंड है जिसके ऊपर विवाद था ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में। अमेरिका की ये बेस सिक्योर हो चुकी है, जबकि जो चेगोस का आइलैंड है वो ब्रिटेन ने वापस कर दिया है मॉरिशस को। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अभी चैलेंज क्या है। ताइवान के पास दिक्कत ये है कि ताइवान की डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि चाइना 2027 तक हम पर शायद हमला ना करे। लेकिन अमेरिका के साथ दिक्कत ये है कि अमेरिका की जो क्राइसिस चल रही है, अमेरिका में यूएस में इलेक्शंस है और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में एक अलग युद्ध छिड़ा हुआ है, पॉलिटिकल युद्ध। और साउथ चाइना के आसपास चाइना अपना कंट्रोल बढ़ाता जा रहा है। यहाँ पर वो लगातार नेवल शिप्स को डिप्लॉय करता है, लगातार चाइना रशिया के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस भी कर रहा है। और इसी वजह से ताइवान अचानक से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है। यहाँ पर चाइना के पास कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं, कुछ ऐसी वॉरशिप्स हैं जो इस पूरे रीजन में उसका दबदबा बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। और ताइवान की मिलिट्री कहा जा रहा है कुछ हद तक अभी तक अनप्रिपेयर्ड है। तो ताइवान को ज़रूरत है कि अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को बढ़ाए, वरना अभी खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये खबरें बार बार न्यूज़ में छाई हुई हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो अभी एक्टिव क्या हो रही है, एक्टिविटी क्या हो रही है, तो समझिए ताइवान का जो आइलैंड है, यहाँ पर ताइवान के आइलैंड के जस्ट पास में एक छोटा सा आइलैंड है योनागुनी। योनागुनी असल में एक ऐसा आइलैंड है जिसके ऊपर ये जापान का पार्ट है और जापान की मिलिट्री बेस एक तरह से यहाँ पर है। और जापान यूएसए के बीच में एग्रीमेंट है कि कोई भी किसी की बेस का इस्तेमाल कर सकता है। तो यूएसए चाहे तो योनागुनी से भी ताइवान को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। देखिए योनागुनी से थोड़ा ही ऊपर दायोग्यो आइलैंड है। ये वो आइलैंड है जिसके ऊपर जापान वर्सेस चाइना का एक कॉन्फ्लिक्ट है। इसको सेनकाकू आइलैंड भी कहते हैं।
जो अभी हालांकि जापान के कंट्रोल में है, लेकिन चाइना क्लेम करता है कि उसका आइलैंड है, और ताइवान भी वो क्लेम करता है, लेकिन योनागुनी को वो क्लेम नहीं करता, और योनागुनी में अचानक से एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं जापान की। इसका मतलब ये अपने आप को प्रिपेयर करे कि अगर यहाँ कुछ खतरा उत्पन्न हो तो शायद इससे भी लड़ा जा सके। और खबर ये भी है कि अमेरिका ने ताइवान को स्पेसिफिकली अपना एक विशेष डिफेंस इक्विपमेंट बेचने की शुरुआत की है, और एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम नसम भी बेचना स्टार्ट कर दिया है। नसम ऐसी मिसाइल सिस्टम है जिसके तहत वो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी डेवलप कर लेंगे चाइना से आ रहे अटैक के मामले में। ऑलरेडी इसके अलावा ताइवान का टाइन चैन मिसाइल सिस्टम है और एवेंजर व्हीकल है, ये सब मिलकर नसैम जो है इसको काफ़ी स्ट्रांग बनाता है। और ताइवान के पास अगर नसैम पहुंच जाएगा, जो अभी मिलने ही वाला है उन्हें, तो वो चाइना के अटैक से कुछ हद तक अपने आप को बचा पाएंगे। ये बिल्कुल इसराइल के आयरन डोम की तरह है, मगर आयरन डोम से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। खबरें इस बात की भी थी कि कैसे ताइवान के आसपास जो यूएस बेसिस हैं, चाइना लगातार उनकी फ़ोटोज़ या उनके ऊपर स्पाइंग कर रहा है, उनकी तस्वीरें निकाल रहा है। इस केस में अमेरिका की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी हो जाती है इस रीजन में। और बातें सिर्फ इतनी ही नहीं, जो ये मैंने स्कैन की बात की, ये उन्होंने किया था जो लार्जेस्ट नेवल बेस यूएसए का है उसके ऊपर, और इसके बाद उनको पता लग चुका है कि वहाँ पर क्या प्लेन्स हैं, क्या प्रिपरेशन है अमेरिका की। और उस चीज़ को घटे हुए लगभग 2 महीने हो गए, और उसके बाद से लगातार दुनिया भर में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और यहाँ तक कि फिलीपींस में भी यूएस ने अपनी प्रेजेंस को और बढ़ाने की बात की है। असल में ताइवान को सिक्योर करने के लिए यूएस और कई सारी बेसेस बनाना चाहता है, फिलीपींस में भी, कागायान में, ज़ैम्बेलस में, ताकि वो और स्ट्रांग यहाँ अपने आप को कर सके। ऑलरेडी ताइवान के यहाँ पर उसके पास बेसिस हैं, चाइना में बेसिस हैं, फिलीपींस में बेसिस है, पर वो फिलीपींस में और स्ट्रांगली अपने आप को पुश करना चाहता है। असल में एयर डिफेंस और एयर अटैक दो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं यहाँ। ताइवान को यही डर है कि चाइना एयर अटैक करेगा जिसमें ताइवान वल्नरेबल है, क्योंकि अगर वो सीधा सीधा ताइवान में घुसने की कोशिश करते हैं तो ताइवान ने भी असल में अपने लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, जिसके तहत यहाँ पर उनका एक आउटर डिफेंस है, एक इनर डिफेंस है, फिर यहाँ मिलिट्री डिफेंस है। और उनको पता है कि योनागुनी से जापान या अमेरिका का सपोर्ट मिल सकता है। फिलीपींस में ऑलरेडी ये बेसिस आपको दिख रहे हैं अमेरिका के, यहाँ से उन्हें सपोर्ट मिल सकता है, तो उतना आसान नहीं होगा उन पर अटैक करना, लेकिन एयर डिफेंस उनके लिए दिक्कत का सबब है। और यही बात है कि उनको इस बात का डर है, इसीलिए ताइवान ने यूएसए के साथ डील की है फाइटर जेट्स की, ताकि अपने आप को सिक्योर कर सके। पिछले कुछ सालों से लगातार ये हो रहा है, और इस बीच में अमेरिका का सर दर्द ये है कि अमेरिका को दिक्कत दिख रही है कि उनका जो की कंसर्न है वो ये है कि उनके मिसाइल्स थोड़े से कम पड़ रहे हैं, उनको रीस्टॉकिंग करनी पड़ रही है। ताइवान में अगर कुछ भी होता है तो उन्हें तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, और इनकी डिमांड बढ़ने की वजह से थोड़ा इजराइल और थोड़ा यूक्रेन और थोड़ा ताइवान भी सफ़र कर रहे हैं। जो हथियार और जो गोलाबारी चाहिए, अचानक से इतनी ज़्यादा डिमांड हो चुकी है, जो अमेरिका को भी थोड़े से टेंशन में डाल रही है। यहाँ तक कि जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है यूएसए के, CQ ब्राउन, उन्होंने भी कहा था कि यूएस को दिक्कत हो रही है, उसको पहले अपनी इन्वेंट्री देखनी पड़ेगी कि उसके पास कितने हथियार हैं और किस तरह से वो प्रिपेयर्ड है। इसराइल के अलावा यूएसए ने रशिया यूक्रेन वॉर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया हुआ है, और अब ताइवान को सिक्योर करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ वो प्रेजेंट रहें, वरना ये चीज़ें उनके लिए और बैकफायर कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ ताइवान के आसपास चाइना चक्कर काटता ही जा रहा है, तो ये खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये दिखाता है कि ताइवान भी अब समझ रहा है कि चाइना की मिलिट्री एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो खतरा उसके ऊपर मंडरा रहा है। और चाइना ने लगातार अपने डिफेंस को काफ़ी ज़्यादा पुश किया है। अगर आप देखें 1 to 1 चाइना और अमेरिका को कंपेयर करें तो अमेरिका कहीं आगे है चाइना से। एक्टिव आर्मी पर्सनल के मामले को छोड़ दिया जाए, जिसमें चाइना आगे है अमेरिका से, वरना बाकी सब में यूएस असल में काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है चाइना के मुकाबले, खासतौर पर एयर डिफेंस में और बाकी चीज़ों में, जिसमें कि उनके पास ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ज़्यादा क्रूजर्स हैं, ज़्यादा डिस्ट्रॉयर्स हैं, ज़्यादा फ्रिगेट्स हैं, ज़्यादा सबमरीन्स हैं, ज़्यादा वॉरशिप्स हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि समय के साथ साथ अब चाइना भी अपने आप को और ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रहा है। लगातार चाइनीज़ मिलिट्री मॉडर्नाइज हो रही है। 3rd जनरेशन 4th जनरेशन जेट्स वो खरीदते जा रहे हैं, अटैक सबमरीन्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, वो भी मॉडर्न। और ये मॉडर्नाइजेशन के पीछे वजह यही देखी जा रही है कि सबसे पहले वो ताइवान को कब्जे में लेना चाहेंगे। और कहा यह जाता है कि ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की इस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो अभी तक का जो मिलिट्री बिल्डअप है, ये सबसे बड़ा बिल्डअप है सिंस 1945। चाइना ने अपने हर क्षेत्र में चीज़ों को पुश करना स्टार्ट कर दिया है। कंपेयर टू अमेरिका वो बहुत कम है, लेकिन चाइना का मिलिट्री बिल्डअप आज तक के इतिहास का, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा बिल्डअप देखा जा सकता है। और ताइवान चाहता है कि चाइना अटैक ना करे, पर चाइना अब लगातार ये सोच रहा है कि ताइवान कुछ तो एक मिस्टेक करे ताकि उन पर हमें हमला करने का मौका मिले और वो एक ब्लॉकेड ट्रिगर कर पाए। ब्लॉकेड क्या होता है? ब्लॉकेड मतलब
ताइवान के इस आइलैंड के पास, ये जो ताइवान स्ट्रेट है, यहाँ पर अगर वो अपनी नेवी के 4 शिप्स भेज दे और इस पूरे रीजन को ब्लॉक कर दे, तो ताइवान को जो बेसिक एसेंशियल सप्लाईज चाहिए, खाना, ईंधन या ट्रेड, वो सब रुक जाएगा। और यही कोशिश चाइना करता जा रहा है कि किसी भी तरह ताइवान कुछ भड़कीला ऐसा करे और वो उसको ब्लॉक कर दे। और अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं, जो अमेरिका का भी डिफेंस सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा अभी भी वो डिस्ट्रैक्टेड है, तो शायद उतनी जल्दी एक्शन ना ले पाए। लेकिन हम सबको पता है कि यूएसए असल में एक ऐसी पावर है जिसके पास कैपेबिलिटी है कि दुनिया की सारी कंट्रीज़ के साथ अकेले लड़ पाए। तो हालांकि न्यूक्लियर स्टॉक पाइल वगैरह सब बढ़ चुके हैं रशिया और चाइना के पास भी, पर जब बात सीधी सीधी वो कन्वेंशनल वॉर की आएगी तो अमेरिका से लड़ने की क्षमता में अभी कहीं से भी चाइना नहीं है। और इसलिए अमेरिका ने भी फोकस किया हुआ है कि अपनी बेसिस के ऊपर और अपनी नेवल और जो बाइंग कैपेसिटी उसको बढ़ाए और इन एरियाज में अपने आप को और स्ट्रेंथन करे। लगातार जो चाइना है उसने अपने आप को एक्सपेंड किया है इंडो पैसिफिक के रीजन में, लेकिन वहाँ उसको चैलेंज जापान से भी मिलेगा, जो ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट अलाई है अमेरिका का। तो शायद ये अटैक ना हो, मे बी अटैक हो भी जाए, लेकिन सिचुएशन ऐसी है जहाँ मामला बहुत गंभीर है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है कि क्या चाइना अभी स्थिति का फ़ायदा उठा के अटैक कर सकता है ताइवान पे या फिर नहीं।